मेरा नाम स्वाति है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी होने वाली थी, और वह भी ऐसे परिवार में जहां मेरी सास बहुत ही सख्त थी। वह सबसे ज़्यादा सख्त अपने बेटे के लिए थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत गरीबी झेली थी। लेकिन जब वह शादी करके अपनी ससुराल आई थी, तो उन्होंने सोच लिया था कि वह अपनी बहुओं को गरीब परिवार से ही लाएगी और उनके माता पिता पर शादी का कोई बोझ नहीं डालेगी। मेरी शादी अपने ही गांव के एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां 3 भाई रहते थे। उनके पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मेरी सास की 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी थी। एक ननद शादी के बाद शहर में रहती थी, इसलिए वह गांव में कम ही आया करती थी। लेकिन छोटी वाली ननद की शादी अपने ही गांव में हुई थी, इसलिए वह हमारे घर में बहुत ज़्यादा आती जाती रहती थी और हर मामले में काफ़ी दखल अंदाजी करती थी। मेरी एक जेठानी भी थी जो गरीब परिवार से आई हुई थी। मेरी सास के बेटे अपने पिता का ही कारोबार संभाल रहे थे। मेरे ससुराल में एक रिवाज था जो मेरी सास ने ही बनाया था कि वह जिस भी बहू को अपने घर लेकर जाएगी उसके माता पिता से दहेज नहीं लेगी। मेरा परिवार भी कुछ ऐसा ही था। मैं बहुत गरीब परिवार से थी। हम 7 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। पहले ही मेरे पिता बड़ी मुश्किल से मेरी 4 बहनों की शादी कर चुके थे और उन्हें दहेज देकर बुरी तरह से आर्थिक संकट में आ गए थे। अब वह मेरे लिए भी रिश्ता तलाश कर रहे थे और जैसे जैसे मेरे दहेज का इंतजाम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरा रिश्ता इस परिवार में तय हुआ, तो मेरी सास ने साफ कह दिया कि हम लोग दहेज नहीं लेते, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। यह सुनकर मेरा पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और मेरे पिता ने इस परिवार में शादी करने में देर नहीं लगाई। मैं खूबसूरत थी, इसलिए मेरी सास ने मुझे जल्दी ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और मेरा भाग्य भी उनके बेटे के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा दहेज भी वहां पर तैयार कर लिया गया था। मेरी सास का कहना था कि हमारे यहाँ बेटों की शादी में दहेज का इंतजाम बेटा खुद करता है। लड़की के मायके से हम लड़की के अलावा कुछ भी नहीं लेते, इसलिए मेरे दहेज का इंतजाम भी मेरी सास ने नहीं बल्कि मेरे पति ने किया था। मेरी सास बहुत ही कड़क स्वभाव की महिला थी। उन्होंने अपना घर का ये असूल बना लिया था कि उनका कहना था कि लड़की वाले अपनी बेटी की शादी भी करे, दान दहेज भी दे, बेटी भी दे और फिर सबके आगे सिर भी झुकाए। ये समय था जब उनके पिता ने भी बड़ी मुश्किल से उनकी शादी अच्छे घर में करने के लिए ये सब कुछ किया था। जब उनके घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे, तब उन्होंने ठान लिया था कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं अपने घर का ये नियम बदल दूंगी और कभी भी किसी गरीब की बेटी से दहेज नहीं लूंगी। वैसे तो ये कहीं का भी रिवाज नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बेटों से पहले ही कह दिया था कि अपने लिए दहेज तुम लोगों को खुद तैयार करना होगा। जिस बेटे के पास दहेज का इंतजाम हो जाए वह मेरे पास खुद आ जाए, तब मैं उसकी शादी करवा दूंगी। मेरे पति ने भी 7 साल तक पैसे इकट्ठे किए थे। घर में सामान्य उपयोग की सारी चीजें, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जब तक उनके पास इकट्ठा नहीं हो गया, तब तक उन्होंने अपनी माँ से शादी की बात नहीं की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए अलग कमरा भी बनाया था, क्योंकि मेरी ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा था जिसमें मेरी सास ने अपने बच्चों को बड़ा किया था। जब मेरे जेठ की शादी हुई थी, तब उन्होंने भी अपने लिए खुद कमरा बनवाया था। अब जब मेरे पति की शादी हुई तो उन्होंने भी अपने लिए अलग से कमरा बनवाया। उस कमरे में उन्होंने हर वह जरूरी सामान रखा जिसकी एक औरत को या फिर एक परिवार को जरूरत होती है। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ से कहा, अब मैं शादी के लायक हो चुका हूँ माँ, आप मेरी शादी करवा दीजिए। मैंने अपनी शादी के लिए सारा इंतजाम कर लिया है। शादी के सारे खर्चा का भी बंदोबस्त मेरे पति ने खुद किया था। मेरे माता पिता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि उनकी बेटी का भाग्य इतना अच्छा हो सकता है कि वह खाली हाथ विदा हो और ससुराल भी अच्छा मिले, पति भी अच्छा मिले। मेरी तरफ से कुछ लोगों को जब ये बात पता चली कि मेरी सास बिना दहेज के अब तक 2 बहुएं घर में ला चुकी हैं, तो मेरे ही कुछ रिश्तेदारों ने कहा, इनका कोई देवर नहीं है क्या? जिस पर मेरे माता पिता ने उन्हें बताया, हाँ एक देवर है, लेकिन अभी वह कुछ कमाता नहीं है, अभी तो शहर में पढ़कर ही आया है। जब वह कुछ कमाने के लायक हो जाएगा तभी उसकी शादी होगी। मेरा एक ही देवर था, एक जेठ थे और एक जेठानी थी।
मेरी जेठानी के पास 2 बेटियां थी। मेरे जेठ जी का नाम प्रकाश जी था, मेरे पति का नाम दीपक और मेरे देवर का नाम दीप था। हमारे गांव में कहीं भी कोई स्कूल नहीं था, इसलिए जिन लोगों को भी शिक्षा प्राप्त करनी होती थी वे शहर जाकर पढ़ाई करते थे। मेरा देवर भी पढ़ा लिखा था, वह शहर से बीए की पढ़ाई पूरी करके आया था। फिलहाल उसका कोई काम नहीं था, क्योंकि मेरी शादी से 1 महीने पहले ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी। उसकी उम्र भी मेरे पति से सिर्फ 1 साल ही कम थी। वह भी शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी सास अभी उसकी शादी नहीं करवाना चाहती थी। जब मेरी शादी को लगभग 2 महीने हो गए तो मैंने इस बारे में अपनी सास से कहा, अगर दीप शादी करना चाहता है तो आप उसकी शादी क्यों नहीं करवा देती। इस पर मेरी सास और जेठानी हंसने लगी। उन्होंने कहा, बेटा अभी वह पढ़ाई करके आया है, पहले कोई अच्छी नौकरी कर ले, फिर मैं उसकी शादी करवा दूंगी। जब ये सारी बातें हो रही थी तब मेरा देवर भी वहीं मौजूद था। वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं कल ही शहर जा रहा हूँ और कोई नौकरी तलाश करूँगा। मेरी सास ने कहा, बेटा अभी तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई है, तुम शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करके आए हो और अब तुम नौकरी भी शहर जाकर ही करना चाहते हो। कोई ज़रूरत नहीं है शहर जाकर नौकरी करने की, यहीं पर कोई नौकरी तलाश करो। ये सुनकर मेरे देवर ने जवाब दिया, माँ मुझे यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं शहर में ही नौकरी करना चाहता हूँ। जब वह जिद करने लगा तो मजबूरन मेरी सास ने उसे शहर जाकर नौकरी करने की अनुमति दे दी। इस बार जब वह शहर में 1 महीने के बाद लौटा तो अच्छे खासे पैसे कमाकर लाया था। मेरी सास ने उससे पूछा, तुम इतने पैसे कमाने लगे हो, आखिर शहर में ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हो। तो उसने बताया, माँ मैं शहर में मेहंदी लगाता हूँ, वहाँ मेरी बाजार में एक दुकान है जहाँ मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे अपने देवर की ये बात सुनकर याद आया कि जब मेरी शादी हुई थी तब उसे मेरी मेहंदी कोई खास पसंद नहीं आई थी और वह उसमें कमियां निकाल रहा था। मेरा देवर देखने में बहुत सुंदर था और स्वभाव से भी बहुत अच्छा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, नाक बिल्कुल खड़ी और रंग एकदम गोरा था। वह अपने दोनों भाइयों से बहुत अलग था। मेरी सास ने बताया था कि वह अपने पिता पर गया है, जबकि मेरे पति और जेठ अपनी माँ पर गए थे। सच में मेरा देवर बहुत सुंदर था। जब से मैं इस घर में शादी करके आई थी मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई थी, मैं बहुत खुश थी। कुछ ऐसा ही हाल मेरी जेठानी का भी था। वह न जाने तो अपने पति की मुझसे कोई बुराई करती और न ही सास की। सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये खबर घर वालों को पता चली तो सब लोग बहुत खुश हुए। इसी तरह दिन गुजरते गए और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी की शक्ल देखकर मेरी सास ज़्यादा खुश नहीं हुई थी, लेकिन ज़्यादा नाराज भी नहीं हुई। शायद उन्हें मुझसे बेटा की उम्मीद थी। इसके बाद जब दोबारा मुझे माँ बनने की खुशी मिली तो फिर से मैंने बेटी को जन्म दिया। इस तरह घर में 4 बेटियां हो गई थी, 2 मेरी जेठानी की और 2 मेरी। इस बार भी मेरी सास ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन मेरे पति खुश थे। इसी तरह समय बीतता गया और मैंने तीसरी बेटी को जन्म दिया। अब मेरे पति और मेरी सास के चेहरे पर शक्ति साफ नजर आने लगी। हालांकि उन्हें अपनी बेटियों से नफरत नहीं थी, वे अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और उनका ख्याल भी रखते थे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी प्यार करते थे। मेरी जेठानी की बेटियों को भी ऐसा ही प्यार मिलता था। दिल ही दिल में मेरी सास की एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी कोई बहू तो उन्हें पोते की शक्ल दिखाए। बस उनकी जुबानी पर हम दोनों बहुओं के लिए ही एक ही बात रहती थी कि अगर बेटा पैदा हो जाता है तो अच्छा होता। इस पर मेरे जेठ उनसे कहते, माँ ये सब कुछ इन दोनों के हाथ में तो नहीं है, क्योंकि जब मेरी जेठानी की बेटियों का जन्म हुआ था तब भी मेरी सास ने कुछ ऐसी ही बात कही थी। अब तक इस घर में बेटी का कोई नामो निशान नहीं था। इसी बीच में चौथी बार गर्भवती हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार भी मुझे बेटी ही होने वाली है, क्योंकि हर औरत को खुद अपनी स्थिति से अंदाजा हो जाता है कि उसे बेटा होगा या बेटी। मेरी हर बार तबीयत वैसे ही खराब हुई थी जैसे पहले हुई थी और इस बार भी ऐसा ही हो रहा था। हमारे गांव की औरतों का कहना था कि जब औरत बेटी को जन्म देने वाली होती हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है
और जब वह बेटे को जन्म देने वाली होती है तो उसकी तबीयत खराब रहती है, चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं और कमजोरी महसूस होती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मेरी बेटी जन्म लेने वाली होती थी तब मैं स्वस्थ हो जाती थी। इस बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मेरी जेठानी ने तो अपनी नसबंदी करवा ली थी। उनका कहना था कि उन्हें अब और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए उनके और बच्चे नहीं हुए। अब वह अपनी दोनों बेटियों पर ही ध्यान दिया करती थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, बेटी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी ये बेटियां ही मेरा बेटा है। वह ये बात आसानी से कह दिया करती थी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये कमी रहती थी कि मैं अपनी सास को खुश नहीं कर पा रही थी। मेरे जेठ जी कभी भी अपनी माँ से संतुष्ट नहीं हुए थे। उनका यही कहना था कि बेटा या बेटी पैदा करना किसी औरत के हाथ में नहीं होता। ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है कि वह किसे बेटा दे और किसे बेटी। वह मेरे पति की न तरह नहीं सोचते थे। उनकी सोच बहुत ही अलग थी। मेरे पति की सोच बिल्कुल अपनी माँ से मिलती जुलती थी। वह वही सोचते थे जो उनकी माँ सोचती थी, इसलिए वह भी यही चाहते थे कि उनके पास एक बेटा हो। मेरे पति को हर बात का अंदाजा था। वह कर तो कुछ नहीं सकते थे, लेकिन उनके कड़क स्वभाव और उनकी बातों से मुझे ये महसूस होता था कि वे भी वही कहना चाहते हैं जो उनकी माँ चाहती हैं। फिलहाल समय के साथ मेरा देवर हर महीने 2 दिन के लिए घर आ जाता। अब हमें पता चल चुका था कि वह शहर में एक मेहंदी आर्टिस्ट है। वह महीने में जितने भी पैसे कमाता उसमें से आधे पैसे मेरी सास के हाथ पर रख देता था। वह घर में सबसे छोटा था और अपनी माँ का सबसे ज़्यादा लाडला था, इसलिए मेरी सास हर बार उसे रोकती थी और कहती थी, बेटा तुम इतने पढ़े लिखे हो और काम तो मेहंदी लगाना का करते हो। मेरे देवर ने जवाब दिया, माँ मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन आपको पैसे तो लाकर देता ही हूँ। आप मेरे लिए लड़की तलाश करें, मैं शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरी सास हैरान रह गई थी। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे दोनों भाइयों ने अपनी शादी की है वैसे ही तुम भी कर लो। लेकिन मेरा देवर कहने लगा, दोनों भाइयों ने अपनी शादी अपने बलबूते पर कर ली, लेकिन अब कम से कम मेरी शादी तो आप करवा ही सकती हैं। मेरी सास कहने लगी, हाँ करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम शहर जाकर मेहंदी लगाते हो और महीने में जो पैसे लाकर मुझे देते हो उससे तुम्हारी पत्नी के लिए दान दहेज का इंतजाम हो जाएगा। जैसे तुम्हारे दोनों भाइयों से सामान इकट्ठा किया, अपना अलग कमरा बनाया, वैसे ही तुम्हें करना होगा। मेरा देवर उनसे बहुत जिद कर रहा था, जिस पर मेरी सास ने कहा, मेरे लिए तीनों बेटों एक समान हैं। जिस पर दोनों बेटे ने अपनी शादी खुद की, उसी तरह तुम्हें भी अपनी शादी खुद अपने बलबूते पर करनी होगी। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहती। जब उनके लिए एक नियम है तो वही नियम तुम्हारे लिए भी होगा। तुम्हारे भाइयों ने सालों तक पैसे जोड़े, सामान इकट्ठा किया और उसके बाद शादी की। अब तुम भी शुरुआत करो। जितनी जल्दी दहेज और कमरा तैयार कर लोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये बात तो मेरी सास ने बिल्कुल सही कही थी। अगर वह अपने छोटे बेटे की शादी खुद करवा देती तो बड़े बेटे के साथ अन्याय हो जाता। इस घर में मेरे देवर से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। मेरे पति और जेठ अपने पिता का कारोबार संभाल रहे थे और उसी काम से पैसे जोड़ जोड़कर उन्होंने अपनी शादी का इंतजाम किया था। अब मैं और मेरी जेठानी सोच रहे थे कि दीप तो सिर्फ मेहंदी लगाता है, अगर वह चाहे तो कोई और अच्छी नौकरी ढूंढ सकता है और अपनी शादी जल्द से जल्द कर सकता है, मगर वह अपना काम नहीं बदलना चाहता था। अपनी माँ की बातें सुनकर मेरे देवर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ठीक है माँ, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मैंने सोचा कि इस बार वह जरूरी मेहंदी लगाने का काम छोड़कर शहर में कोई अच्छी नौकरी तलाश कर लेगा। अगले महीने जब वह आएगा तो शायद ज़्यादा पैसे लेकर आएगा। लेकिन अगले महीने जब वह आया तो उसके पास पहले जितने भी पैसे नहीं थे, बल्कि वह बहुत बीमार हो गया था। इस बार वह महीने से पूरा होने से पहले ही घर आ गया था। मेरी सास उसके लिए बहुत परेशान हो गई थी। मेरे पति और जेठ ने उसका गांव में ही इलाज करवाया। उसे मलेरिया हो गया था। उसकी तबीयत खराब होने से मेरी सास बहुत डर गई थी। ऊपर वाले की कृपा से कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही वह ठीक हुआ उसने फिर से शहर जाने की जिद करने लगा। लेकिन इस बार मेरी सास ने साफ कह दिया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे।
जो भी करना है यहीं रहकर करो। वह बार बार यही कहता था, यहाँ रहकर मैं कोई नौकरी नहीं कर सकता। मेरी सास कहने लगी, वैसे भी तुम कोई खास नौकरी तो करते नहीं हो, मेहंदी ही तो लगाते हो, वह तो तुम यहाँ भी लगा सकते हो। अब मैं तुम्हें कभी शहर नहीं जाने दूंगी, वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मेरा देवर कुछ दिनों तक यहाँ खाली बैठा रहा, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई और नौकरी तलाश नहीं की। अब वह हमारे गांव के बाजार में जाकर अपनी मेहंदी की दुकान खोलने लगा और वहाँ मेहंदी लगाने लगा। हम सब लोग उस पर हंसने लगे कि भला यहाँ उससे कौन मेहंदी लगवाएगा और मेहंदी लगाकर वह कितने पैसे कमा सकता है। इस तरह तो उसकी शादी में सदियां लग जाएगी। मेरी सास भी अपने बेटे के इस काम पर हंस रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, इस तरह तो मुझे लगता है कि इस जन्म में तुम्हारी शादी कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम पहले शहर जाकर भी मामूली से पैसे लेकर आया करते थे और अब गांव में तो तुम बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते। तुम जानते हो कि यहाँ कोई भी मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी नहीं लगाता। ये तो घर घर रहने वाली लड़कियां ही एक दूसरे को मेहंदी लगा देती हैं, वह भी मुफ्त में। तो फिर कोई तुम जैसे लड़के से पैसे देकर मेहंदी क्यों लगवाएगा। मेरा देवर कहने लगा, माँ, छोटे मोटे काम करने वाले लोग कभी कभी बहुत अमीर हो जाते हैं। आप खुद देखिए, जब आप गोलगप्पे खाने जाती थी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर जाती थी, लेकिन अब उस गोलगप्पे वाले आदमी का पता लगाना जाए तो वह हमारी तनख्वाह से कई ज़्यादा होती हैं। हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति महीने में 50,000 रुपये कमाकर बहुत अच्छा कमा रहा है, उसकी प्रतिदिन की आमदनी किसी मजदूर से भी कम होती है, जबकि मजदूर तो लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाता है। मेरी सास ने दीप से कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम्हारी शादी तो तभी होगी जब तुम अपने लिए सब कुछ खुद करोगे। मेरा देवर अपना काम जारी रखे रहा था। वह गांव के बाजार में जाकर अपनी छोटी सी दुकान लगाता, कुर्सी और टेबल रखता और वहां मेहंदी लगाने लगता। शुरुआत में उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन धीरे धीरे वह बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगा। वह औरतों और लड़कियों को बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाता था। वैसे देखा जाए तो उसका काम इतना भी बुरा नहीं था। वह सच में बहुत सुंदर मेहंदी लगाता था और उसका हाथ भी बहुत तेज चलता था। ये उसका शौक था, लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मेहंदी लगाना आम तौर पर लड़कियों का काम माना जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने गांव की एक शादीशुदा औरत को मेहंदी लगाई, जो कि एक बांझ थी और उसके यहाँ संतान नहीं हो रही थी। मेहंदी लगवाने के कुछ समय बाद ही उसे खबर मिली कि वह माँ बनने वाली है, जबकि वह 7 साल से बांझ थी। उसने कहा, मैंने तो अपने हाथों पर दीप से मेहंदी लगवाई थी, तभी मुझे माँ बनने की खबर मिल गई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी कि वह जिस भी बांझ औरत को हाथ पर मेहंदी लगाता है उसे संतान की प्राप्ति होती है और संतान भी बेटे के रूप में मिलती है। मुझे ये सब बेकार की बातें लग रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हर दूसरे तीसरे घर से यही आवाज़ आ रही थी कि जिस महीने मेरे देवर से औरतें मेहंदी लगवाती हैं, उसी महीने उन्हें माँ बनने की खुशी मिल जाती है। इसी दौरान मैं भी गर्भवती थी। ये मेरी चौथी संतान थी। जब आखिरी समय आया तो मैंने फिर से एक बेटी को जन्म दिया, चौथी बेटी। अब वह 2 महीने की हो चुकी थी और मैं बहुत परेशान थी। इस बीच मेरा देवर सिर्फ 20 साल की उम्र में ही गांव में बहुत मशहूर हो चुका था। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जिस औरत के घर बेटा पैदा होता वह मेरे देवर को खुशी में कोई ना कोई महंगा तोहफा दे देती। अब तो मेरे देवर ने मेहंदी लगाने का चार्ज भी बहुत बढ़ा दिया था। औरतें दूर दूर से उससे मेहंदी लगवाने आने लगी। मेरी सास ने एक दिन उससे कहा, तू मेहंदी लगाता है या कोई जादू टोना करता है जो ये सब हो रहा है। मेरे देवर ने जवाब दिया, माँ, जादू टोना तो नहीं करता, लेकिन ये सब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। गांव के लोग मेरे रिश्तेदार नहीं हैं जो मेरे लिए झूठ बोलेंगे। आप चाहे तो खुद जाकर किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं। उसकी बात पर मेरी सास खामोश हो गई, क्योंकि 2-3 औरतें पहले ही मेरी सास के पास आकर दीप की तारीफ कर चुकी थी। अब दीप के पास पैसे ही पैसे थे। उसने घर में नया कमरा बनवाना शुरू कर दिया। वह अपना कमरा अपने दोनों भाइयों से बड़ा बना रहा था। इसके बाद उसने बहुत महंगा फर्नीचर भी बनवाया और बाकी का सामान भी खरीदा। मैं और मेरी जेठानी जल जल कर राख हो रहे थे कि
ये अपनी पत्नी के लिए इतना सब कुछ कर रहा है जितना हमारे पतियों ने हमारे लिए भी नहीं किया। ये तो सबसे आगे निकल गया। अब वह धड़ाधड़ अपनी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। उसने इतना सामान बना लिया था जितना हमारे पतियों ने हमारे लिए भी नहीं बनाया था। मैंने एक दिन अपने देवर से मजाक में कहा, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। वह कहने लगा, नहीं भाभी, अभी मैं शादी नहीं करूँगा। अभी मेरी शादी में कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी तो मैंने आधा सामान ही बनाया है। अभी तो मुझे और ज़्यादा सामान इकट्ठा करना है, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। उसने आगे कहा, आपको पता है, मुझे अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदना है। मैं अपने बाथरूम में गीजर लगवाऊंगा ताकि मेरी पत्नी सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा मिले, और गर्मियों के लिए कमरे में एसी लगवाऊंगा ताकि उसे गर्मी न लगे। यह सुनकर मैं और मेरी जेठानी हैरान रह गए। हमने अपने पतियों से भी कहा, आपने हमारे लिए इतना अच्छा इंतजाम नहीं किया जितना कि दीप अपनी पत्नी के लिए कर रहा है। हमारे पति भी हैरान थे कि उनका छोटा भाई सिर्फ मेहंदी लगाकर इतनी ज़्यादा कमाई कर रहा है। अब मेरी सास अपने छोटे बेटे को पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए वह अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा अपनी माँ के हाथ पर रख देता था। सबको उससे अपने अपने मतलब निकालने थे। सब उससे कुछ ना कुछ करवाना चाहते थे, लेकिन जो मतलब मुझे था वह बिल्कुल आसान और साधारण था। मैंने सोच लिया था कि जो दीप लोगों के घरों में बेटा पैदा करवा सकता है, वह मेरे घर में क्यों नहीं पैदा करवा सकता। मैंने तय कर लिया था कि मैं भी अपने हाथों पर उससे मेहंदी लगवाऊंगी और बेटे को जन्म दूंगी, क्योंकि अब तक जितनी भी शादीशुदा औरतों को उसने मेहंदी लगाई थी, उन्होंने बेटे को ही जन्म दिया। मैं बांझ तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास 4 बेटियां थी। यही वजह थी कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तो तब महसूस होती थी जब मेरे पति भी अपनी माँ की कही हुई बातें दोहराते थे। इसलिए मुझे अब ये कदम उठाना था, और फिर जो काम वह सबके लिए कर रहा था वही काम मेरे लिए भी कर सकता था, क्योंकि मैं उसकी भाभी थी। मेरे लिए तो ये काम करना उसका पहला कर्तव्य था। पहले मैंने सोचा कि मुझे अपने पति से इसकी अनुमति ले लेनी चाहिए। मैंने जैसे ही अपने पति को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी लगाई हुई मेहंदी से कोई औरत बेटे को जन्म देगी। मुझे तो लगता है कि वह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और लोग बन रहे हैं। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए और न ही उससे कोई मदद लेने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लगता था कि मेरे पति को अपने भाई की कामयाबी से जलन हो रही है, इसलिए वे ये सब बोल रहे हैं। मैं तो अपने देवर से अपना काम करवाना चाहती हूँ। मुझे अपने देवर से बात करनी होगी और उसे कहना होगा कि वह अपने भैया को इस बारे में कुछ न बताए और खामोशी से मेरा काम कर दे। इतना तो वह मेरे लिए कर ही सकता है। मैं अपने देवर के पास बाजार गई। मैंने अपने हाथ आगे करते हुए कहा, दीप, मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दो। मेरे दूसरे हाथ में उसकी पसंद के बेसन के लड्डू थे, जो मैं उसके लिए बनाकर लेकर गई थी, ताकि वह आसानी से मेरी बातों में आ जाए। मेरे हाथ देखकर वह दंग रह गया। उसने मेरे साथ बातें भी की और मेरे हाथ के बने बेसन के लड्डू भी खा लिए। लेकिन थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं किस नीयत से उससे मेहंदी लगवाना चाहती हूँ। मैंने उसे कहा, दीप, तुम तो सब जानते हो कि मेरी 4 बेटियां हैं और भाभी के पास भी 2 बेटियां पहले से ही हैं। घर में इतनी सारी पोतियां होने से तुम्हारी माँ भी नाराज होती हैं और तुम्हारे भैया भी बेटे की चाहत रखते हैं। प्लीज़, जो काम तुम दूसरों के लिए करते हो, क्या वह मेरे लिए नहीं कर सकते? मेरी बात सुनकर वह फिर से खामोश हो गया। मैंने कहा, तुम मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दोगे ना? मुझे लगा कि वह फौरन हाँ कर देगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, भाभी, मैं आपके हाथों पर मेहंदी नहीं लगा सकता। आपके लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि जब दूसरे लोग तुम्हें पैसे देते हैं तो तुम उसका काम फौरन कर देते हो। तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हें पैसे दूंगी, बल्कि जितने पैसे तुम कहोगे उतने ही दूंगी। तुम्हारे भैया मुझे तो पैसे देते हैं, उसमें मैं हर महीने कुछ पैसे बचा लेती हूँ। इसमें मैंने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं ताकि वे पैसे बुरे समय में काम आए। तुम चाहो तो मैं अपने ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी।
मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी। हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं उसकी बड़ी भाभी थी, मेरा काम करना उसका फर्ज था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वह बार बार मुझसे कह रहा था, नहीं भाभी, मैं आपकी इस नीयत से मेहंदी नहीं लगा सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे किसी इम्तिहान में मत डालिए। अगर आपने मुझे बार बार परेशान किया तो मैं ये बात भैया को बता दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर डर गई। मुझे गुस्सा आया कि वह तो मुझे अपने भैया से डांट खिलवाना चाहता है। फिर मैंने हार कर कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम सही लगे वही करो, मत लगाओ मेरी मेहंदी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वह अभी भी खामोश था और नजरें झुकाकर बैठा था। मैं वहां से रोती हुई वापस आ गई, क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे किसी ने उसके कमरे से निकालते हुए नहीं देखा था, मगर मैं बहुत उदास थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा देवर भी मेरी आखिरी उम्मीद था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। मैंने सोचा, जो काम सीधे तरीके से नहीं हो रहा उसे गलत तरीके से भी किया जा सकता है, और वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही। मैंने सीधे तरीके से काम करने की कोशिश की, अपने देवर के आगे रिक्वेस्ट की, लेकिन अगर वह नहीं मान रहा तो मैं और क्या कर सकती थी। अब मुझे वही ठीक लग रहा था जो मैंने सोचा था। मैंने तय कर लिया था कि जब वह बाजार में अपनी दुकान पर मेहंदी लगाना जाता है, तब उसके पास काफ़ी सारी औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आती हैं। मैं भी अपना चेहरा छुपाकर उसकी दुकान पर मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच जाऊंगी। इस तरह उसे पता भी नहीं चलेगा कि उससे मेहंदी लगवाने के लिए उसकी ही भाभी आई है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वह मुझे डांटते। वे तो वैसे ही ज़्यादातर अपनी माँ की बात सुनते थे। इन दोनों भाइयों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उनके अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं थी। ये तो उनके पिता का कारोबार था, जिसे वह दोनों भाई मिलकर संभाल रहे थे, वरना इनके पास कुछ भी नहीं होता। अगले दिन मैंने अपनी अलमारी से एक दुपट्टा निकाला, एक ऐसा दुपट्टा जो बिल्कुल नया था और जिसमें मैंने एक बार भी नहीं पहना था। मैंने अपने कपड़े भी बदल लिए, ऐसे कपड़े जिन्हें मैंने पहली बार पहना था, ताकि मुझे कोई कपड़ों से पहचान न सके। मैंने दुपट्टे से अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक लिया और फिर घर से नज़र बचाकर अपने देवर की दुकान पर मेहंदी लगवाने के लिए चली गई। मैं अपने देवर की दुकान पर पहुंच गई, जहां पहले से ही कई औरतें मेहंदी लगवाने के लिए बैठी हुई थी। वह एक एक करके सबसे बड़ी तेजी से मेहंदी लगा रहा था। जैसे ही मेरा नंबर आया, मैं उसके सामने बैठ गई और अपने हाथ आगे किए। उसकी नज़र नीचे झुकी हुई थी। वह मेहंदी लगाने में बहुत व्यस्त था। जल्दी जल्दी सबकी मेहंदी लगाकर उसने पैसा लेता और अपनी जेब में डालता जा रहा था। वह मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा रहा था। उसने मेरे हाथों पर बहुत सुंदर मेहंदी लगाई, लेकिन वह मुझे पहचान नहीं सका कि मैं उसकी भाभी हूँ। फिर मैं चुपचाप मेहंदी लगवाकर अपने घर वापस आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे देवर को इस बारे में पता चले। मैंने अपने हाथों पर उससे मेहंदी लगवाई है, इसलिए मैंने कई दिनों कर अपने हाथ को अपने घरवालों से छुपा कर रखा। जब भी कोई काम करती तो तुरंत अपने हाथ दुपट्टे में छुपा लेती, या फिर ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब रही। हालांकि ये सब करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अपने ही घरवालों से अपने हाथों को छुपाना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मेरे हाथ पर मेहंदी बहुत अच्छे से रच गई थी। दिन इसी तरह गुजरते गए। कुछ दिनों बाद मेहंदी का रंग भी हाथों से उतर गया, लेकिन जैसे ही मेरे हाथों से मेहंदी का रंग उतरा, मुझे फिर से माँ बनने की खुशी मिल गई। इस खबर ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं खुशी के मारे सबको ये बताना चाहती थी कि यह सब कुछ सिर्फ इसी वजह से हुआ है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ये सब बताया तो लोग मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुश थी। इस बार की प्रेगनेंसी में मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। इसी ने मैंने अंदाज़ा लगा दिया था कि इस बार तो मुझे बेटा ही होगा। बेटियों के समय मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी। मैंने सुना था कि जब तबीयत ज़्यादा खराब हो तो बेटा जन्म लेता है। मेरे साथ भी वही सारी परिस्थितियां हो रही थी जो बेटे के जन्म पर होती हैं। मेरी सास को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था
और उनके दिल में भी उम्मीद की किरण जाग गई थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। उन्होंने मेरे खान पान का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह मुझे हर दिन फल खिलाया करती थी, दूध दिया करती और ड्राई फ्रूट भी खिलाया करती। यहाँ तक कि वे सारी चीज़ें अपने हाथों से मुझे खिलाने लगी। जब मेरी जेठानी ने ये नज़ारा देखा तो वह जलकर राख हो गई। उन्होंने ताने देते हुए कहा, इतनी तो बड़ी सेवा हो रही है, मेरी प्रेगनेंसी के समय तो आपने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। इस पर मेरी सास ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार ये बेटे को जन्म देने वाली हैं। अपने बेटे की औलाद देखने का शौक किसे नहीं होता, और मुझे लगता है कि इस बार मेरे खानदान का चिराग जन्म लेने वाला है। मैं सोच रही थी, काश ऐसा हो, नहीं तो मेरी सांस पहले से भी ज़्यादा मुझे जलील करने लगेगी। दिन इसी तरह गुजरते रहे और आखिरकार वह समय भी करीब आ गया। मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचते ही मुझे बेहोश कर दिया गया, क्योंकि इस बार मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरी बाकी चारों बेटियां नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं अस्पताल के बेड पर थी, लेकिन मुझे कहीं भी अपना बेटा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी सास मुझे दिखाई दी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। मुझे शक हुआ, शायद इस बार भी बेटी हुई है। मैंने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं? उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। मैंने फिर से पूछा, बेटा हुआ या बेटी? वह बड़े उदास स्वर में बोली, बेटा हुआ है। मैं हैरान रह गई। बेटे की खबर सुनकर तो उन्हें खुशी से उछल जाना चाहिए था, मगर वह तो बहुत उदास थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे, लेकिन उनके चेहरे की मायूसी देखकर मैंने पूछा, माँ जी इस बार तो बेटा हुआ है, फिर भी आप खुश क्यों नहीं लग रही? उन्होंने मेरे रिएक्शन को देखते हुए कहा, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम हमारे परिवार की बहू हो, मगर तुमने तो अपने ही परिवार में। ये कहकर वो खामोश हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने घबराकर पूछा, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे डर लगने लगा कि कहीं उन्हें मेहंदी वाली बात तो पता नहीं चल गई। लेकिन मैंने खुद से कहा, अगर मैंने ऐसा किया भी था तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। मैंने कोई चोरी या अपराध तो नहीं किया था। इस तरह से तो मेरी सास को भी पोता मिल गया था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बात और है। अगले दिन तक मैं अस्पताल में ही रही, लेकिन इन 3 दिनों में एक भी बार मेरा पति मेरे सामने नहीं आया। और सबसे अजीब बात, मुझे अब तक अपना बेटा भी नहीं दिखाया गया था। मुझे खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरी पति घर में मौजूद है और उनके पास मेरा बेटा था। मैंने अपने पति की तरफ देखकर कहा, आपको बहुत खुशी हुई होगी अपने बेटे को देखकर। देखिए, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। ऊपर वाले ने हमें बेटा दे दिया। लेकिन मेरे पति ने जो कहा उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे पति ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तभी तो तुम उनकी इतनी तारीफें कर रही थी और उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। और उस दिन मैंने तुम्हें उसके कमरे में बेसन के लड्डू भी ले जाते हुए देखा था, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। 4 बेटियों की माँ होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। मैंने अपनी मोहब्बत में तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये अपना बेटा तुम अपने ही पास रखो। ये मेरा बेटा नहीं है और अब मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स देने की बात कही थी और अब वह मुझे अपने घर से निकाल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर उन्हें ऐसा भी क्या पता चल गया जिसकी वजह से वह मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर उन्हें मेरे देवर से मेहंदी लगवाने वाली बात भी पता चल गई थी तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि वह मुझे डिवोर्स ही दे दे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम इस घर में दोबारा कभी मत आना। तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो। यहाँ से निकल जाओ। मैं वहीं खड़ी रो रही थी और हैरान नजरों से सबको देख रही थी। मैंने अभी तक अपने बेटे को नहीं देखा था। उन्होंने एक ही झटके में
मेरा बेटा मेरी गोद में थमा दिया और गुस्से से बोले, लो इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। जैसे ही मेरी नज़र मेरे बेटे के चेहरे पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, नाक बिल्कुल खड़ी थी और वह बेहद ही गोरा था। उसका रंग रूप, उसका चेहरा, उसकी बनावट, सब कुछ मेरे देवर पर गया था। वह मुझे समझ आया कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। ये लोग समझ रहे थे कि ये बेटा मेरे देवर का है। मैंने सबको मेहंदी वाली बात बता दी, लेकिन मेरी इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे देवर को भी सब लोग बहुत डांट रहे थे। उसकी खूब क्लास लग चुकी थी। उसने सबको बताया, जो आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो मैं करता हूँ वैसा भी कुछ नहीं होता। मैं तो सिर्फ लोगों की मेहंदी लगाता हूँ। मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। गांव की कुछ औरतों को मैंने पैसे दिए थे ताकि घर घर जाकर मेरी पब्लिसिटी करे। ऐसे भी कोई भी बात फैलानी हो तो बस एक औरत को बता दो, फिर वह दूसरी औरत के पास जाती हैं, फिर तीसरी के पास, और उसके बाद वह बात आग की तरह फैल जाती है। दरअसल हुआ ये था कि जब मैं शहर में मेहंदी लगाया करता था तो वहाँ मैं नहीं बल्कि और भी लड़के थे जो लड़कियों और औरतों को मेहंदी लगाया करते थे। इसलिए मैं सिर्फ उतने ही पैसे कमा पाता था जितनी मेहंदी मैं लगाता था। मेरी कोई तय सैलरी नहीं थी। जब मैं घर आया तो माँ ने कहा, शादी करने के लिए तुम्हें अपना अलग से बंदोबस्त करना होगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और फिर वहाँ मुझे शहर जाने भी नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं वहीं मेहंदी लगाकर थोड़े बहुत पैसे कमा पा रहा था। जब मैंने अपने गांव में मेहंदी की दुकान खोली तो वहाँ कोई भी मुझसे मेहंदी लगवाने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन मेरे पास सरपंच की बेटी आई। वह कहने लगी, मैं आपकी काफ़ी दिनों से तलाश कर रही हूँ। दरअसल मुझे आपसे मेहंदी लगवानी है। जिस शहर में आप मेहंदी लगाया करते थे वहीं मेरी एक दोस्त भी रहती हैं। उसने भी अपने आप से मेहंदी लगवाई थी। उसे आपकी लगाई हुई मेहंदी बहुत पसंद आई थी। जब उसे पता चला कि आप मेरे गांव के ही हो तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं शहर आकर आपसे मेहंदी लगवा लूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप शहर में नहीं हो तो मैं बहुत परेशान हो गई। वैसे भी मेरे पिता मुझे शहर भेजना नहीं चाहते थे। फिर मुझे पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं तो मैं काफ़ी दिनों से आपकी तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे आपके घर का एड्रेस नहीं मिल रहा था। अब मुझे पता चल गया है कि आप यहाँ मेहंदी की दुकान खोलकर बैठे हैं। फिर उसने मुझसे मेहंदी लगवाई और जाते जाते मुझे काफ़ी बड़ी रकम देकर चली गई। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने सोचा यहाँ गांव में कोई भी मेरे हुनर को नहीं पहचान रहा। मुझे मेहंदी लगाने का शुरू से ही बहुत शौक था। जब मैं शहर में पढ़ाई करता था तो कॉलेज की लड़कियों की मेहंदी लगाया करता था और उसने थोड़े बहुत पैसे भी ले लिया करता था। लेकिन अब मुझे अपना कारोबार करना था और शादी भी करनी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं फिर से काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करता रहा थी कि कोई मेहंदी लगवा ले। इसी तरह एक दिन मेरे पास एक औरत आई। उसने मुझसे मेहंदी लगवाई और बातों ही बातों में पता चला कि वह किसी अमीर घर की थी। वह बहुत ही परेशान लग रही थी। उसने बताया कि उसने व्रत रखा हुआ था। उसने मुझे बताया कि वह हर महीने सोमवार का व्रत रखती हैं। किसी ने उसे बताया था कि 21 सोमवार तक व्रत रखने से उससे संतान प्राप्ति होगी। उसने मुझे यह भी बताया था कि उसकी सास ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। उसकी शादी को 7 साल हो गए थे, मगर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। उसकी सास हमेशा उसे बांझ कहती थी और उसका पति भी उसे छोड़ना चाहता था। वह कहता था, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मगर वह औरत बहुत लाचार थी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह उसे संतान की प्राप्ति हो जाए, इसलिए लोग जैसा कहते थे वह वैसा ही कर लिया करती थी। वह जब जब सोमवार का व्रत रखती तो मेहंदी जरूर लगाया करती थी। लेकिन इस बार जब वह मेरे पास मेहंदी लगवाने के लिए आई तो न जाने क्यों मैंने उसके रोते हुए आंसू देखकर उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, मैडम जी आप रोइए मत, इस बार आपको ऊपर वाला निराश नहीं करेगा। आपको संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। हर बार आप दूसरों लोगों से मेहंदी लगवाती हैं, इस बार आप मेरे पास मेहंदी लगवाने आई हैं। मेरी ये मेहंदी बहुत ही विशेष है। जो भी मुझसे मेहंदी लगवाता है उसे कोई ना कोई खुशी मिलती है। मैंने तो उसे सिर्फ तसल्ली देने और चुप कराने के लिए कहा दिया था कि ताकि वह रोए नहीं, मगर वह मेरी बात को भी बहुत गंभीरता से ले गई
कुछ दिनों बाद जब वह मेरे पास आई तो वह बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। उसने कहा, देखो भैया, तुम्हारी कही हुई बात सच हो गई। तुम्हारी मेहंदी से तो मैं सच में कमाल हो गया। तुमने कहा था कि इस बार मुझसे मेहंदी लगवा रही हो तो तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी। और देखो, इस बार के व्रत में जब मैंने तुमसे मेहंदी लगवाई तो ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशी दी। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 7 साल बाद माँ बनने का सुख मिला है। मेरे पूरे परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है। वह मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और तोहफे लेकर आई और उसने खुश होकर मुझे कुछ पैसे भी दे दिए थे। फिर तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं ये बात गांव में फैला दूं कि मेरे हाथ से जो भी 5 औरतें मेहंदी लगवाएगी उसे संतान प्राप्ति होगी, और वह भी बेटा। फिर मैंने कुछ औरतों को पैसे दिए और उनसे कहा, ये बात दूसरे लोगों तक पहुंचाओ और उन्हें बताओ कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मुझसे मेहंदी लगवाई थी और उनके यहाँ भी बेटा हुआ था। उन्हें माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ था। मुझसे पैसे लेकर उन औरतों ने वैसा ही किया जैसा मैं चाहता था, और फिर इस तरह मैं पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। जो लोग मेरे पास आते थे उनमें से कुछ औरतों को सच में संतान की प्राप्ति की खुशखबरी मिली। इससे लोगों को यकीन हो गया कि मेरे हाथ से जो भी 5 औरत मेहंदी लगवाएगी वह गर्भवती हो ही जाएगी। इस तरह ये बात आम हो गई और दूर दूर से औरतें मेरे पास मेहंदी लगवाने के लिए आने लगी। कुछ की प्रार्थना ऊपर वालों ने सुन ली तो कुछ की नहीं सुनी, लेकिन इस सब में मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा। मेरे पास ढेर सारे पैसे आने लगे। औरतें खुश होकर मुझे ढेर सारे पैसे देकर जाती थी। मैंने मेहंदी के शुल्क भी बढ़ा दिए थे। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा और भाभी का कोई संबंध है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी मेरी माँ समान है। अगर आप लोगों को लगता है कि भैया का बेटा भैया का नहीं है बल्कि मेरा है तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। ये आप लोगों की मूर्खता है। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। भैया, अगर आपको इस बारे में पता लगाना है कि ये बच्चा किसका है तो आपका डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। डीएनए टेस्ट से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये बच्चा आपका है या फिर मेरा। मगर मुझे शर्म आती है कि आप लोग ये सब सोचते हैं। भाभी बेकसूर हैं। भाभी की कोई गलती नहीं है। हाँ, मगर मेरा भतीजा मुझ पर गया है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं भी तो अपने पिता पर गया था। मेरी शक्ल अपने पिता से मिलती थी। बच्चे अपने परिवार वालों का रूप धारण करते हैं। कोई अपने भाई बहन पर चला जाता है, कोई माता पिता पर, तो कोई चाचा ताऊ पर, तो कोई बुआ मौसी पर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपने इस छोटी सी बात को इतना बड़ा रूप दे दिया। मैं तो अपने देवर की बात सुनकर हैरान रह गई थी। वहां पर मौजूद मेरी जेठानी, जेठ और सास, उन लोगों ने भी यही कहा। तो फिर करवाओ डीएनए टेस्ट और पता लगाओ कि ये बच्चा किसका है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी करवा ली गई थी, लेकिन रिपोर्ट आने में अभी 9 दिन बाकी थे। और ये 9 दिन मेरी जिंदगी के सबसे तकलीफ भरे दिन थे। मेरे पति मुझसे बहुत नाराज थे। मुझे छोड़ना चाहते थे, मुझे घर से निकालना चाहते थे। मैं बार बार प्रार्थना कर रही थी कि ऊपर वाला मेरे हक में फैसला करे। एक तरफ बेटे की माँ बनने की खुशी थी तो दूसरी तरफ पति से अलग होने का गम था। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा देवर मुझे तसल्ली दे रहा था, भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब रिपोर्ट आई तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये बच्चा मेरे पति का ही है। ये बात जब डॉक्टर को पता चली कि हम लोगों ने डीएनए टेस्ट इसलिए करवाया है तो डॉक्टर ने मेरे ससुराल वालों को बहुत डांट लगाई थी। उन्होंने कहा, आप जैसे अनपढ़ लोग इस तरह की बातें करते हैं जिसके शरीर का एक एक हिस्सा किसी न किसी परिवार के सदस्य पर गया होता है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी सास और पति बहुत शर्मिंदा हो गए थे। मुझे अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने पति से बोल दिया था, अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था। मेरी सास भी बहुत शर्मिंदा हो गई थी। अपना घर बसाने के लिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। गलती तो हर किसी से होती है। मैंने अपने देवर का भी शुक्रगुजार थी जिसने सबके दिमाग में ये बात डाल दी, जिससे सच्चाई सबके सामने आ गई। मेरा देवर भी मेहंदी लगाता है और ऊपर वाले की कृपा से उसका काम आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। कहते हैं कि इंसान के लिए शिक्षा हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग शिक्षा हासिल नहीं करते वे बेवकूफ़ी में आकर
बहुत से ऐसे काम कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी ना होता। उन्हें जो दिखाई देता है वे उसी पर विश्वास कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।